बिल्कुल इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन की ज़रूरत है, इसमें बैठने की ज़रूरत है। क्या जो इश्यूज़ हम उभारते थे, क्या वो लोगों तक नहीं पहुँचे, या लोगों ने उनका नोटिस नहीं लिया, या लोगों ने नोटिस लेके रिजेक्ट किया, उनको बेटर ऑप्शंस मिले। ये सब कुछ देखना पड़ेगा। आपकी बात सही है, इसमें एक वजह नहीं, इसमें वजूहात हैं हमें हार का सामना क्यों कर। दूसरी जंग में जाएंगे, दूसरी जंग है असेंबली इलेक्शन। ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। आपने जो मखूत हुकूमत बनाई 2014 में, लोग नहीं भूल पा रहे हैं, टॉफ़ी और दूध वो भी नहीं भूल पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन चीज़ों से भी लोग आपसे नाराज़ हैं? मुझे लगता है हमारी मेरे ख्याल में हमने ग्राउंड को ठीक से पढ़ा नहीं था। अगर बारामूला के लोगों ने कुछ मैसेज दी है, अगर श्रीनगर के लोगों ने कुछ मैसेज दी है, तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? हालिया लोकसभा इंतखाबात में चौंका देने वाले नताइज कश्मीर में सामने आए, जहां जम्मू कश्मीर के दो साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने अपनी अपनी नशस्तों पर इंतखाबात हारे। वही जेल में कैद अवामी इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन इंजीनियर रशीद ने बाजी मार ली। अलबत्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सीटों पर कामयाबी दर्ज की और इस मरतबा जो सबसे बड़ी नाकामी हुई वो पीडीपी की हुई, और इस मरतबा इन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। हत्ता कि बारामूला पार्लिमानी नशस्त पर इनके उम्मीदवार अपनी जमानत भी बचा नहीं सके। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीडीपी के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन पार्लिमान महबूब बेग साहब। खुश आमदीद है आपका यूट्यूब भारत में। बेग साहब, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि अब असम्बली इंतखाबात आने वाले हैं, हार का सामना करना पड़ा पार्लिमानी इंतखाबात में, इसका असर असम्बली इंतखाबात पे क्या पड़ने वाला है? देखिए, अगर आप बारामूला सीट की बात करेंगे, एक शख्स जो जेल में है, जिसके पास पार्टी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज नहीं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, लीडर खुद मौजूद नहीं, पोलिंग एजेंट नहीं, काउंटिंग एजेंट नहीं, तो ओवरवेलमिंगली जो उनको सपोर्ट मिला इंजीनियर रशीद साहब का, मेरे ख्याल में उसमें मैसेज है कि लोगों ने एक इमोशन, एक सेंटिमेंट, एक एस्पिरेशन को वोट दिया, और बहुत बड़ी तादाद में वोट दिया। वहाँ मेरिट वेरिट सब भूल जाता है। मेरिट इन द सेंस बाकी जो इश्यूज हैं, बाकी जो ग्रीवेंसेस हैं, जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज उठाते हैं, उसमें एस्पिरेशंस इन्वॉल्व थे। 5 अगस्त 2019 को जो पार्लियामेंट में मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट ने किया, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख के आईनी कानूनी हुकूक छीन लिए, उसके खिलाफ वोट था। और उसके खिलाफ बदस्तूर जो बीजेपी या थ्रू इट्स प्रॉक्सीज पार्टीज यहाँ करती रही, उसके खिलाफ गम, गुस्से, नाराजगी का वोट था। और ये जो बीजेपी दावा करती है कि उन्होंने सब कुछ ठीक किया, कश्मीरी खुश हैं, 370 हट गया, 35 से हट गया, मेरे ख्याल में कश्मीरियों ने ओवरवेलमिंगली बाहर आए, जो कभी वोट नहीं डालते थे वो भी आए, जो ये सेलिब्रेट बीजेपी करती है, मगर वो आए, वो निकले ओवरवेलमिंगली से उन्होंने अपनी नाराजगी का वोट दिया। मगर मैं जानना चाहूँगा जिस तरह से पीडीपी की वहाँ परफॉर्मेंस रही, काफ़ी कमज़ोर रही। आपका जो उम्मीदवार फैयाज मीर साहब है, उन्होंने अपनी जो ज़मानत है वो भी नहीं बचाई। तो आपको लगता है कि ये वर्डिक्ट पूरा पीडीपी के खिलाफ था? नहीं, देखिए, इसमें तो दो राय है नहीं, क्योंकि आपने लोगों का वर्डिक्ट जो है उसका एहतराम करना चाहिए, और हम एहतराम करते हैं दिल की गहराइयों से। बेशक उसमें अभी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग होने वाली थी लास्ट संडे को। आपको पता है मुफ्ती साहब की फैमिली में एक बहुत बड़ा धचका लगा, एक नौजवान की मौत हो गई, तो वो पोस्टपोन हो गया। बिल्कुल इसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन की ज़रूरत है, इसमें बैठने की ज़रूरत है। क्या जो इश्यूज हम उभारते थे, क्या वो लोगों तक नहीं पहुँचे, या लोगों ने उनका नोटिस नहीं लिया, या लोगों ने नोटिस लेके रिजेक्ट किया, उनको बेटर ऑप्शंस मिले। ये सब कुछ देखना पड़ेगा। आपकी बात सही है, इसमें एक वजह नहीं, इसमें वजूहात हैं हमें हार का सामना क्यों करना पड़ा। अच्छा, आपने खुद जिक्र किया कि आप अच्छी तरह से या तो लोगों की जो नब्ज़ है भांप नहीं पाए, या वजूहात कुछ और हैं, लेकिन जो साबिक वज़ीर आला है महबूबा मुफ्ती, वो भी अपनी
नशस्त से बुरी तरह हार गई। महबूबा मुफ्ती जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो होम टाउन है उसका, तो आपको लगता है कि ये सेटबैक है पीडीपी के लिए? देखिए, सेटबैक जरूर है, मगर इसमें भी आप एनालाइज कर लीजिए। मियां अल्ताफ साहब जो हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट थे, उनका एक अपना जबरदस्त वोट बैंक है, मैं वोट बैंक कहूँगा। उनका एक उनकी उनकी जात से जुड़े हुए लोग हैं और उनकी तादाद लाखों में है। एक तो वो जो कैंडिडेट थे मियां अल्ताफ साहब, उन्होंने स्टार्ट ही किया लाखों वोट, जो उनका अपना वोट बैंक है, बिल्कुल ठीक है कि नहीं। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट मिला, मैं नहीं कहूँगा नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट नहीं मिला। उसके बाद कांग्रेस का वोट मिला, साउथ में तो कांग्रेस का भी वोट है, कांग्रेस का भी वोट मिला। थोड़ा सा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में तारिगामी साहब का वोट है, वो भी वोट पड़ा। तो ये सब ताकतें। और मैं आपको एक और बात बताऊंगा, जिस दिन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा जी प्रोटेस्ट पे बैठी पोलिंग डे पे, मेरा सवाल है, बीजेपी ने या बीजेपी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों पीडी पे ही हमला किया, क्यों हमारे ही पोलिंग एजेंट्स को हरास किया? वो तो अपनी पार्टी ने भी कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कहा। नहीं, साउथ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नहीं अपनी कहा, पार्टी ने भी कहा। नहीं, देखिए, अपनी पार्टी का जहां तक ताल्लुक है बीजेपी या प्रॉक्सी पार्टी का है, वो तो मजाक की बात है। वो आप भी जानते हैं वो मजाक है, हम भी जानते हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन जा नहीं सकती, इसलिए वो मजाक है। मैं नहीं कह रहा हूं यही एक वजह है। मसलन मैं बैकग्राउंड बताऊंगा। जब आर्टिकल 370 डिसफंक्शनल बनाया गया, जो पार्लियामेंट की जूरिसडिक्शन में नहीं है, मैं आपको ये ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ। पार्लियामेंट से ऊपर एक चीज है जिसको आईन बोलते हैं, जिसके तहत प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सब हल्फ लेते हैं, वो उस आईन में शामिल था। लिहाजा ये फॉर्म लाज नहीं थे कि पार्लियामेंट छेड़ सकती थी। उसके साथ क्या किया बीजेपी ने? उसके साथ एक ही पार्टी को तोड़ा, वो पीडीपी है। उन्होंने कहीं छेड़खानी, वजह यही थी कि आप बरमला तौर कहते हैं हर एक बात। ऑफ कोर्स, उसके बाद भी 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। किसने 5 अगस्त 2000 पे बेखौफ होकर बात की? लोग कह रहे हैं कि ये पीडीपी को अपनी साख बचाने के लिए मजबूरी थी, इस तरह के बयान जो महबूबा मुफ्ती के सामने आ रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए, अगर लोग कहते हैं वही मैं कह रहा हूँ, वो तो देखना पड़ेगा ना। मगर मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि अगर एक पार्टी जिसका आप नाम ले सकते हैं, आप भी कल तक कन्विंस थे, सब कन्विंस थे कि एक ही पार्टी जो बेखौफ होके बात करती है बीजेपी के खिलाफ, जो बेखौफ होके जो भी उन्होंने ऑनस्लॉट किया, बुलडोजर से लेके हम जंतर मंतर गए, मैं भी महबूबा जी के साथ था, वहां भी प्रोटेस्ट किया, किसी पार्टी ने नहीं किया। इसका बीजेपी ने नोटिस लिया। उनको लगा कि एक पार्टी जो बरमला विदाउट एनी हेजिटेशन हमारी मज़ामत करेगी, हम जो स्टेप्स एंटी कश्मीरी स्टेप्स उठा रहे हैं उनके खिलाफ करेंगे, इसलिए हमको तोड़ा गया। क्या यही वजह है? मैं नहीं कहता, मैं जस्टिफाई नहीं कह रहा हूं, मैं एक्सक्यूजेज नहीं दे रहा हूं। इसीलिए बैठ के इस हार का एब्सोल्यूट इंट्रोस्पेक्शन देखना पड़ेगा। क्या वजूहात थे? अगर हम उनको करेक्ट किए बगैर, मैं तो यहां तक आपको कहूंगा, दूसरी जंग में जाएंगे। दूसरी जंग है असेंबली इलेक्शन, ठीक नहीं होगा। मैं पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में अंदर बैठ के जरूर हम ये बात करेंगे कि उन तमाम वजूहात का करेक्शन करना है। अगर हम एस्पिरेशंस को लेके लोगों को कन्विंस नहीं कर सकें तो क्या नैरेटिव्स बदलने हैं? पहले दिन से आगा रुहुल्लाह साहब ने कहा, शायद उनको लगता था उनकी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस उस तरीके से बेखौफ होके बात करेगी। उनका स्टैंड डिफरेंट था। शायद लोगों ने ये भी देखा, शायद लोगों ने इसके लिए भी वोट दिया। फिर ऑफ कोर्स उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, नेशनल कॉन्फ्रेंस टूटी नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ा नहीं गया। मैं तो ये कहूँगा, इंतखाबात से पहले उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हम अलायंस करेंगे, पीडीपी ग्राउंड पर कहीं नजर नहीं आ रही। आपको लगता है कि जब आपको अब हार का सामना करना पड़ा पार्लिमानी इंतखाबात में, तो उनकी बात सही थी? नहीं, देखिए, पीएजीडी का जो वजूद था ना, वो महबूबा जी का कॉन्सेप्ट था। वो ये था कि बीजेपी का जो ये ऑनस्लॉट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों पे, जो एंटी जम्मू कश्मीर और एंटी जम्मू कश्मीर लद्दाख
वो स्टेप्स उठा रहे हैं, इंक्लूडिंग सबसे बड़ा स्टेप जो उन्होंने हमारे खिलाफ उठाया वो आर्टिकल 370 का डिसफंक्शनल बनाना और 35A का डिसफंक्शनल बनाना। हमने कहा अब ये लड़ाई एक साथ लड़ेंगे और फारूक साहब को प्रेसिडेंट बनाया, वो सबसे बुजुर्ग है, उनको बनाया। उसका क्या मतलब है? हमने पार्टी को भी दाव पे लगाया एक बिगर कॉज के लिए। क्या हम ये मजबूरी नहीं, मजबूरी की बात नहीं है, ऑनस्लॉट इतना बड़ा था। हाँ बिल्कुल, हम अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके बावजूद उनका मुकाबला अकेले कर सकते? मुझे नहीं लगता। लोगों का कहना है कि जो पीडीपी है उसका वजूद भी खत्म होने को था, इसीलिए मजबूरी थी पीएचडी बनाना और बाकी जो पार्टियां हैं उनका साथ लेना। नहीं, वो तो उनका इंटरप्रिटेशन है ना, मगर आप उस बैकग्राउंड को भी देख लीजिए ना। उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने भी माना पीएचडी की, फारूक साहब ने भी माना, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी थी, शाह फैसल साहब भी थे, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, CPIM भी थे। तो इसका मतलब है सबों ने मान लिया कि इसका जवाब एक साथ होके देंगे। मुझे लगता है उमर साहब ने पार्टी इंटरेस्ट को तरजीह दी। मैंने उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, उन्होंने पार्टी इंटरेस्ट को तरजीह दी बिगर कॉज पे। अब वो इस वक्त देख लीजिए, वो भी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, वो भी परेशान है। अगर आप मेरा मानेंगे, दो तो जीत गए, उनके अपने अगारुल्लाह साहब का अपना वोट बैंक है, और उन्होंने जो डेफिनेट स्टैंड लिया पार्टी से बाहर आके, वो भी हुआ। मियां अल्ताफ साहब का मैंने कहा वो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बहुत बढ़िया था, क्योंकि 1.5 लाख 2 लाख तो वो अपने फॉलोअर्स से शुरू किया। तो ये असेंबली इलेक्शन में एग्जैक्टली नहीं होगा। असेंबली इलेक्शन में मियां अल्ताफ साहब 18 की 18 सीटों पे खुद नहीं लड़ेंगे ना। आप मतलब बताइए कि जो अब वर्डिक्ट आ गया, जो सबके सामने है, हुकूमत भी बन गई दिल्ली में, ये जानना चाहूंगा जब आने वाले असेंबली इंतखाबात होंगे तो पार्टी पर असर पड़ेगा? नहीं, अगर हम कोर्स करेक्शन करेंगे बहुत हद तक ठीक हो जाएंगे। कोर्स करेक्शन इन द सेंस, देखिए नंबर 1 सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहूंगा, पार्लियामेंट इलेक्शन असेंबली इलेक्शन डिफरेंट है। आप पूरे देश में भी देख लीजिए, असेंबली इलेक्शन को रीजनल पार्टी जीतती है, पार्लियामेंट के लिए लोग मोदी को वोट देते, मोदी जी को वोट देते हैं, बीजेपी को जनरल इलेक्शन के, ये डिफरेंट है। तो इसमें ये रीजंस हुए। मियां आपको 18 मियां अल्ताफ साहब ढूंढने पड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 18 आगा रूहुल्लाह साहब ढूंढने पड़ेंगे। वहां तो बात ही छोड़ दीजिए नॉर्थ कश्मीर की, वहां तो सफाया उनका भी हो गया। इसलिए वो डिफरेंट होगा। डिफरेंट इन द सेंस, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, सपोज मैं फयाज मीर साहब की भी ये बात लूंगा, पार्लियामेंट इलेक्शन में उनकी जमानत जब्त हो गई। क्या कपवारा में जब वो असेंबली फेस बनेंगे, क्या आप विद अथॉरिटी कह सकते हैं कि वो हार जाएंगे? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। सपोज हंदवाड़ा है, सजाद लोन साहब ने लीड ली, जब चौधरी रमजान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से होंगे, क्या तब भी लोन साहब जीतेंगे? ये डिफरेंट है। सो असेंबली के लिए हमने फेसेस देखने हैं, असेंबली के हमने विनिंग असेंबली सेगमेंट पे विनिंग कैंडिडेट्स देखने पड़ेंगे, और अगर उसमें हम कामयाब हो गए, हम बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं विवेक साहब ये भी जानना चाहूंगा कि इस वक्त पार्टी की साख कहाँ पाते हैं? नहीं, इलेक्शन से साफ जाहिर है, जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए, मैं कैसे हकीकत को जुटला सकता हूँ? इलेक्शन हमारे हक में तो नहीं आए, तो मगर असेंबली इलेक्शन, अब उसी से हम गुड बाय नहीं कर सकते हैं ना, आगे भी चलना है ना। तो हमने देखना है असेंबली इलेक्शन में 47 सपोज यहाँ सीटें हैं, 7 सीटें 8 सीटें राजौरी पुंछ में हैं, डोडा किश्तवाड़ जम्मू में है। हमने फेसेस देखने पड़ेंगे, हमने महबूबा जी के जैसे फेसेस देखने पड़ेंगे 18 असेंबली सेगमेंट में। मगर क्या इसमें और भी चीजें करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूर। बीजेपी और आपने जो मखलूत हुकूमत बनाई 2014 में, लोग नहीं भूल पा रहे हैं। टॉफी और दूध वो भी नहीं भूल पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इन चीजों से भी लोग आपसे नाराज हैं? मुझे लगता है हमारी मेरे ख्याल में हमने ग्राउंड को ठीक से पढ़ा नहीं था। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि अभी मंथन नहीं किया है हमने पार्टी को, जिसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन,
इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, वो नहीं किया। तो इन चीजों को जुटलाया नहीं जा सकता। मेरा मानना है इसका असर पड़ा, हम लोगों के दिलों में से ये नहीं निकाल सके। हमने बहुत कोशिश की मगर लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। बिल्कुल 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 लोगों ने, क्या उसके लिए माफी मांगनी है अनकंडीशनल, विदाउट उसको डिफेंड किए बगैर, जैसे डिफेंड करते थे। ये देखना, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। मगर ये सही बात कि लोगों ने उसके खिलाफ भी वोट दिया। मेरा मानना है, मेरी जात का मानना है, मेरा असेसमेंट है, लोगों ने उसके खिलाफ भी वोट दिया कि इन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन क्यों किया। अच्छा महबूब साहब, मौजूदा सूरत हाल पर नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर की, तो किस तरह से देखते हैं जो हालात अब उभर के सामने आ रहे हैं? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर के लोगों की। अब पहले कश्मीर इन्फेस्टेड था मिलिटेंसी से, अब जम्मू रीजन आप देख लीजिए, जम्मू रीजन में भी जो आपके डिफरेंट एरियाज है, चनाब है, आदि चनाब है, जम्मू है, कठुआ, जम्मू प्रॉपर, राजौरी, पुंछ, उसमें देखिए किस इंटेंसिटी के हमले हो रहे हैं। तो ये भी मैं आपसे कहूंगा, ये जो बीजेपी के दावे हैं, देखिए आप जोर जबरदस्ती किसी को अपने साथ नहीं रख सकते। इसीलिए एक ही तरीका है, अपने लोगों से तो बात करो। अगर बारामूला के लोगों ने कुछ मैसेज दी है, अगर श्रीनगर के लोगों ने कुछ मैसेज दी है, तो उसको एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? इट्स ए पार्ट ऑफ यू, इट्स ए पार्ट ऑफ द यूनियन। प्लीज टॉक टू देम, अपने लोगों से बात करो, उनके दिलों में। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने, पता नहीं बाद में उनको क्यों मिसलीड किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने जब पहला ओथ लिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी दावत दी। वो फिर लाहौर गए और विदाउट एनी इनविटेशन, और उनको अच्छे जेस्चर्स थे। मगर बदकिस्मती से बैक स्टैबिंग हुई, करगिल हुआ या दूसरी वारदातें हुई, तो वो हुआ। वो छोड़ दीजिए एक्सटर्नल फ्रंट, इंटरनल फ्रंट अपने लोगों से तो बात कीजिए, उनके दिलों में देखिए क्या एस्पिरेशंस है। देखिए, जोर जबरदस्ती से जेलों में बंद रखने से या लड़कों को प्रोटेस्ट अलाउ करने, उसको रोकने से बात बनेगी नहीं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान भी पिछले दिनों सामने आया। उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान की फजा कायम हो। तो आप भी मानते हैं कि बातचीत जो ऑप्शन है, दरवाजा खुला रखना चाहिए? देखिए, अगर चाइना के साथ हम कर सकते हैं, देखिए ये एकदम पकड़ लेते हैं, अगर आप चाइना के साथ कर सकते हैं, चाइना बुलिंग करता है, चाइना के पास कितने कनाल जमीनें हैं हमारी लद्दाख में, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं तो फुल क्रेडिट देता हूं अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, ही इज डूइंग ए वंडरफुल जॉब। लगातार हर लेवल की बात, मिलिट्री लेवल हो, डिप्लोमेसी हो, हर लेवल पे उनसे बातचीत जारी है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है यही एक तरीका है उलझनों को सुलझाने के लिए। अगर ये वहां एप्लीकेबल है तो यहाँ एप्लीकेबल नहीं। मगर कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का काम है। मगर उनको याद रखना चाहिए, देखिए शिमला एग्रीमेंट है, शिमला एग्रीमेंट क्या है कि बायलैटरली इसको सॉल्व करेंगे। बाद में जो लाहौर डिक्लेरेशन था वो क्या था कि हम बैठ के इसको सॉल्व करेंगे, इसको एड्रेस करेंगे। अब ये जो सब कुछ इस वक्त आप जम्मू रीजन में देख रहे हैं, तो उनको आप इग्नोर क्या कर सकते हैं? गलत कर रहे हैं। वायलेंस किसी भी तकलीफ का इलाज नहीं है, किसी भी तकलीफ का इलाज नहीं। ये खून खराबा रुकना चाहिए, एकदम रुकना चाहिए। उसके बाद बातचीत के बगैर, टेबल पे आके बगैर आप किसी मसले को हल नहीं कर सकते। आखिर पर जाना चाहूंगा कि बीजेपी जो दावा कर रही है यहाँ अमन अमान हुआ है, आपको लगता है कि ये जो दावा बीजेपी सरकार करती है अमन के लिहाज से या टूरिज्म या इकोनॉमी की बात करती है, सही है? मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। जब 5 अगस्त 2019 का यह ऑनस्लॉट इन्होंने किया, आप याद कीजिए, क्या यहाँ होटल्स खाली नहीं करवाए गए? क्या टूरिस्ट नहीं थे? क्या रेस्टोरेंट से लोगों को नहीं कहा गया आप निकल जाओ? लाखों की तादाद में टूरिस्ट को यहाँ से निकाला गया। उस वक्त तो बीजेपी नहीं थी, उस वक्त तो 370 ख़त्म नहीं था, उस वक्त तो 35 से ख़त्म नहीं था। इसलिए इन दो बातों को जोड़ना बहुत गलत है हमारे हिसाब से। ये मिसरीडिंग है असेसमेंट की। टूरिज्म कभी भी न था न होगा इंडिकेटर के हालात ठीक है। अगर आप मेरी बात सुनेंगे, बेहतरीन तरीका निकाला कश्मीरियों ने।
उन्होंने जो मैसेज बारामूला में दिया कि आप पार्टी को छोड़ दीजिए, लीडर को बंद रखिए, कुछ भी कर लीजिए, हम ओवरवेलमिंगली एक ऐसे आदमी को वोट देंगे जो जेल में हमारे लिए बंद है, जो जेल में हमारे लिए बंद है। तो कहाँ आपने मसला हल कर दिया? लोगों के पास एक ही ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास लीडरशिप, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कैंपेन। चलिए छोड़ दीजिए हमारा बारामूला में कैंपेन, सब कुछ मिले अमेट हो गया। और हजारों में नहीं, लाखों में किसने? नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो हेड है, जो सरताज है, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनको हरा दिया। ये समझना चाहिए ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि लोगों में कुछ तकलीफ है, लोगों में कुछ दर्द है, लोगों में कुछ बेचैनी है, उस बेचैनी को एड्रेस कर लीजिए। अगर आप हम लोगों को अपना मानते हैं, हम बिल्कुल हैं, हम एक ही मुल्क के सिटीजन हैं, तो अपने मुल्क के सिटीजन के मैसेज समझिए, उनसे बात कीजिए। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में करते हैं, अगर आप नागा रिबेल से करते हैं, वहाँ अपने आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट उठा के एक अच्छा मैसेज दिया। यहाँ भी आर्म स्पेशल पावर्स एक्ट उठा के अच्छा मैसेज दीजिए। अगर आपको लगता है पीस आ गया, आप तो असेंबली इलेक्शन नहीं कर सके यहाँ पे, आपने तो यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने नुमाइंदों से दूर रखा है। आप कैसा मन की बात कर रहे हैं? इसलिए मेहरबानी करके ये ईगोइस्ट होना, ये ईगो पे बैठना, ये छोड़ दीजिए। आप अपने लोग हैं, इन्होंने थ्रू बैलेट आपको कुछ मैसेज दिया है, थ्रू ब्लड नहीं, ब्लड किसी तकलीफ का इलाज नहीं, थ्रू बैलेट एक मैसेज दीजिए। प्राइम मिनिस्टर आप भी जुड़े हुए हैं ग्राउंड से, आप उनके मैसेज समझ लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी नाराजगी को एड्रेस कर लीजिए। बहरहाल महबूब बेग साहब, आपने यूट्यूब भारत से बात की और हमें अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।